नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑडियो बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो कि मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। मॉर्गन हाउसल जी एक इन्वेस्टर और ऑथर है। मॉर्गन हाउसल जी एक इन्वेस्टमेंट फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इस ऑडियो बुक में ऑथर ने पैसे के बारे में, हमारे दिमाग में कैसे थॉट प्रोसेस होता है और हम पैसे से कैसे डील करते हैं के बारे में डिस्कस की है। ये एक बहुत ही जानकारीपूर्ण और दिलचस्प किताब है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होती है, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात किया गया है। कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह लेसन सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने की काम करेंगी। पहला लेसन, पैसे बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट मनी। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आर्थर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था, तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना लिया था। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। आर्थर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं। कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना दिया। आर्थर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई, तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से, इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब आर्थर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को कमाना करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यह ज्यादा मायने रखता है।
फाइनेंस की फील्ड पैसे का मनोविज्ञान समझने का तरीका यह है कि आप चाहे जहां से भी हो या जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता है। नेक्स्ट लेसन, कोई भी पागल नहीं है, नो वन इज क्रेजी। आर्थर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचाकर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। आर्थर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर ये देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो। वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट लेसन, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण, बिल गेट्स जी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी समय पूरी दुनिया में 33 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स उन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है। अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त क्विंट इवंस की बात करते हैं। क्विंट इवंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर क्विंट इवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। लेकिन क्विंट इवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। क्विंट इवंस स्कूल में ही एक माउंट एवरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंट एवरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है।
ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और क्विंट इवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं क्विंट इवंस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे, जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता न दिला दें। नेक्स्ट लेसन, कभी भी पर्याप्त नहीं है, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन था, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं है, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब यह है कि आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। पैसे से ज्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। नेक्स्ट लेसन, मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया। उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कनक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी ही की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर है।
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वही एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है। उसकी नेटवर्क 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्क $11.9 मिलियन होगी। वही वॉरेन बुफेट की नेटवर्क $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बुफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे रीइन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। नेक्स्ट लेसन, अमीर बनना और अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। आर्थर मॉर्गन हाउसल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहना के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके, इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सके। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के आई ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए, लेकिन इसके बाद भी वे रुके नहीं और इसके बाद भी वे कठिन से भी कठिन दांव लगाते गए और बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों, लिवरमोर की तरह बहुत लोग ज्यादा पैसे तो कमा पाते हैं, लेकिन इन पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वही अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफायती होने का मतलब यह नहीं है कि कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में न पड़े। नेक्स्ट लेसन, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा टेरर देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वाल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफी बहुत ही मुश्किल थे।
और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा सफल नहीं रहा और इसके वजह से वाल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंक करप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ बदल गया जब वाल्ट डिज्नी जी ने स्नो व्हाइट एंड 7 डोर्स को रिलीज किया। स्नो व्हाइट एंड 7 डोर्स के वजह से वाल्ट डिज्नी जी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की, जो कि कंपनी के अब तक की कुल संपत्ति से ज्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट लेसन, फ्रीडम। दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फार्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज्यादा पैसे कमाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। नेक्स्ट लेसन, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आती कि वाह इस गाड़ी का ऑनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रखकर देखेंगे तो आप खुद ऑनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग भी उनकी तारीफ करते और उन्हें ज्यादा पसंद करते। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और इम्पैथी यह ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। नेक्स्ट लेसन, धन वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज्यादातर अपना पैसा अपनी महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या अनसीएबल होती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दर्शाता है, वही वेल्थी होने का मतलब है आपकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्थी हैं। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान है और वे आसानी से दिख भी जाते हैं। वहीं पर एक वेल्थी रोल मॉडल ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। नेक्स्ट लेसन, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग की जरूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके जरूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है।
दोस्तों, आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि फायदा देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेसन, उचित तर्कसंगत, रीजनेबल रैशनल। आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसीलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और यह ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने चांसेस को भी बढ़ाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।